हेलो एवरीवन। ये हमारा पार्ट 2 है इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशन से रिलेटेड। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऐसे कन्वेंशंस जिन्होंने बड़े इनिशिएटिव्स लिए आपके ग्लोबल वार्मिंग और अदर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की। तो इसमें हम दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो होगा ग्लोबल वार्मिंग, राइट, जो कि किस वजह से होता है आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मोस्टली। ठीक है, इसमें आपकी CO2, मीथेन एंड अदर आपकी CFCs आ जाती है। एक तो पोर्शन ये हो गया एटमॉस्फेयर का कि भाई ग्लोबल टेम्परेचर से रिलेटेड, राइट। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है आपका ओजोन लेयर। इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बारे में तो काफ़ी इन डिटेल हमने बात की ही है पिछले लेक्चर्स में। अभी थोड़ा देखते हैं ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर जैसे मैंने एनवायरमेंटल पोल्यूशन में करवाया था, ठीक है, तो उसमें हमने बात की थी ओजोन कैसे बनता है, कैसे वो डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, देखो उसको कंजर्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन था जो इनिशिएशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था सन 1988 में, राइट, जिसका नाम था आपका वियना कन्वेंशन। ओके, तो ये आपका अडॉप्ट हुआ था 1985 में। 1985 में ये अडॉप्ट हुआ था और फोर्स में आया था कब, 1988 में। ठीक है, इट एक्ट एज अ फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेशनल एफर्ट टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। मतलब एक ऐसा एफर्ट था जिसमें बहुत सारे देशों ने मिलके एक प्रॉमिस किया कि हमने ओजोन लेयर्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ओजोन लेयर की जो इंपॉर्टेंस है वो हमने पहले देखी रखी है। कैसे वो यूवी एयर लाइट UVB और C को रिफ्लेक्ट बैक करता है, राइट, और कैसे इंसानों तथा जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करता है। ओजोन की इंपॉर्टेंस तो हमने बहुत अच्छे से देखी रखी थी और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वियना कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया। ऑलराइट, बट इसमें एक चीज थी कि वियना कन्वेंशन में कोई भी लीगली बाइंडिंग टारगेट्स नहीं थे। कोई गोल नहीं था कि इतने से हमको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि सबसे आपको पता है जो CFCs होती हैं यही सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लीट करती हैं आपकी। तो इस कन्वेंशन के अंदर ऐसा कोई भी लीगली बाइंडिंग टारगेट नहीं था। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताता हूँ कि वियना कन्वेंशन के बाद आपका जो इसमें अडॉप्ट हुआ था वो हुआ था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका था वो प्रोटोकॉल जिसने टारगेट क्या किया, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं आपकी कौन सी चीजें, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, राइट। तो ये जो ट्रीटी थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली ओपन किया गया 1987 में सिग्नेचर के लिए कि भाई जो जो लोग आना चाहते हैं, जो इस ओजोन को बचाना चाहते हैं, आके वो साइन करें। ठीक है, और 1989 में ये फोर्स में आया आपका। इसकी हम बात कर रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसके बाद इसके कई रिविजन भी हुए। 1919 में रिविजन हुआ, 91 में रिविजन हुआ। ठीक है, और अगर आप मानोगे नहीं, सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी अगर मैं आपकी बात करूं, सक्सेसफुल ट्रीटी आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और जिसका रिजल्ट भी दिखा है कि जो ओजोन होल्स थे वो अब कम हो रहे हैं। ठीक है, और 197 पार्टीज हैं पूरे प्रोटोकॉल की सिग्नेटरीज। अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी बोला जाता है। जो हमारा इंडिया था वो 1991 में इंडिया इसका सिग्नेटरी बना वियना कन्वेंशन का। और वियना कन्वेंशन का जो पार्ट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, उसका वो मेंबर बना आपका 1992 में।
ठीक है, तो इंडिया ने 1991 में वियना कन्वेंशन का वो सिग्नेटरी बना, पार्टी बना उसका, और 1992 में उसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पार्ट बन गया। ठीक है, लेकिन जो होता है ना कि केवल सिग्नेटरी बनना वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती, आपको उसको रेटिफाई करना, उसको इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट करना है। तो उन्होंने, इंडिया ने 2003 में इसको रेटिफाई किया, इस पूरी ट्रीटी को। 2003 में इंडिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया। तो ये सारी चीजें थी। और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस है, फॉरेस्ट है, वो इसको देखता है पूरा, इसका इम्प्लीमेंटेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने, MOEF जिसको बोलते हैं, इन्होंने एक सेल भी बनाया था जिसका नाम था ओजोन सेल, जो कि ये सारी चीज़ें मॉनिटर वगैरह करता है, और जो कि फैसिलिटेट करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। और इनमें टारगेट्स क्या है, एम क्या है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का? जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं उनको फेज आउट करना। फेज आउट क्या होता है? हम एक साथ एक ही दिन में इनको नहीं मना कर दे। लेट्स से एक्स, वाई और जेड, ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि ओजोन डिप्लीट करते हैं, राइट? जिसमें आपके क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर CFCs हो सकते हैं। तो इनको ऐसे नहीं कि एक दिन है, इनको एक दिन पूरा बैन कर दिया गया, नहीं। इनको हम फेजेस में बैन कर रहे हैं कि भाई 2000 लेट्स से 20 तक हमको एक्स को बैन कर देना है, 2025 तक हम वाई को कर देंगे। तो ऐसे करके एक फेजेस में हम चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये इसका पूरा एम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन का। ठीक है, अब देखो, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वो भी होते हैं जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रेफ्रिजरेंट्स होते हैं जो कि आपकी ओजोन डिप्लीट करते हैं जब वो एटमॉस्फेयर में लेट्स से मूव कर जाते हैं। ठीक है, लेट्स से आपका कोई फ्रिज है, ओके, ये फ्रिज आपका पुराना हो गया, आपने इसको डंप कर दिया। ठीक है, अब इस डंप फ्रिज में या कहीं पे आपका पड़ा हुआ डंप यार्ड में, और यहाँ से इसके जो रेफ्रिजरेंट्स है वो एस्केप करके किसमें, एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में जाके वो ओजोन डिप्लीशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई कि बैन करनी है, और विद टाइम इसको हमको कम करना है। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक आपका अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली, किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट, जिसमें बात की गई कि HFCs जो होती हैं इनको फेज आउट करने के बारे में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये भी ओजोन डिप्लीशन होत करते हैं, साथ ही साथ ये ग्रीन हाउस गैस काफ़ी, ग्लोबल वार्मिंग भी ये काफ़ी ज़्यादा करते हैं। इनको एलिमिनेट करने की, फेज आउट करने की बात इसमें की गई है। ठीक है, किगाली एग्रीमेंट। किगाली याद रखिएगा क्या है, किगाली आपकी रवांडा की कैपिटल है, यहाँ पे हुआ था। तो ये आपके थे पूरी कहानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन से रिलेटेड। ठीक है, ये समझ में आया आपको? चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे फेवरेट, जो सबका ही फेवरेट है, UNFCCC। तो मैंने आपको बताया था कि UNCED का आपका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कुछ आपके लीगली बाइंडिंग थे और कुछ लीगली बाइंडिंग नहीं थे। तो जो लीगली बाइंडिंग थे इसमें से एक आपका था क्या, UNFCCC, राइट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एम क्या था इसका, ग्रीन हाउस गैसेस को, ग्लोबल एमिशंस को कम करना, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको आपको बचाने के लिए। ठीक है, अब देखो, इसी का UNFCCC का ही पार्ट है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि मैंने आपको बताया था 1995 में अडॉप्ट किया गया था, और सन 2005 में ये फोर्स में आया था। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में बोला गया, क्योटो प्रोटोकॉल में, तो जैसे UNFCCC आपका एक लीगली बाइंडिंग आपका एग्रीमेंट हुआ। ऑलराइट, अब हुआ क्या कि अब जो भी पार्टीज थी इसकी, जो मैंने आपको बताया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता था, ऐसे सिग्नेटरीज, सीओपी क्या थी बेसिकली, ऐसी सिग्नेटरीज थी UNFCCC की जो रेगुलर इंटरवल पे मिलती थी। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे जो मिलती थी।
इन्हीं को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते थे। ये अलग अलग टाइम पे मिलती थी, हर साल लगभग ये इनका तय था कि ये बैठेंगे और कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम किया जाए। तो 1997 में ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई आपकी, कहाँ पे? क्योटो। क्योटो कहाँ पे है? ये आपका जापान में। और यहाँ पे आपका फाइनली डिसाइड हुआ, साइन हुआ बेसिकली एक लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, जिसको हम बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, एम क्या था? एमिशन रिडक्शन, एमिशन को रिड्यूस करना, ये इनका एम था। क्लियर? तो क्योटो प्रोटोकॉल का भी बेसिकली एप्लीकेबिलिटी थी, ठीक है, वो डिसाइड किया गया भाई। वो जो ये अडॉप्ट तो 97 में हुआ था, फोर्स में आई है 2005 में। ठीक है, इसका जो पहला टेन्योर रखा गया वो रखा गया 2008 से लेके 2012 तक। इसको कई लोग क्योटो 1 भी बोलते हैं। इसके अंदर हमें कुछ ऑब्लिगेशंस थी वो कम करनी थी, कुछ कुछ चीज़ें थी जैसे आपकी लेट्स से भाई फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम किया जाए, एमिशन रिडक्शन किया जाए। तो ये सब चीज़ें इसमें देशों ने स्टार्ट किया करना। तो पहला पीरियड था आपका 2008 से 12, क्योटो 1। दूसरा जो पीरियड था इसका 2013 से लेके 2020 तक का। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं क्योटो 2 या सेकेंड पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। ऑलराइट, इसमें हमारा कुछ टारगेट्स है जिसमें हमें अचीव करने थे। ये पहला पीरियड था और ये सेकेंड पीरियड था। क्लियर? तो ये, और उसमें एम क्या था कि ये जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हो चुकी हैं, जो भी इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी हैं, वो अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करें। और ये प्रोटोकॉल जो बोला गया था इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के लिए कंपलसरी है, ये आपको कम करना ही करना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ बाइंडिंग टारगेट्स थे। तो जो भी 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी, जैसे जिसमें आपका यूएस, यूरोप वगैरह, ये सारी चीज जो देश हैं ये सब आते थे, राइट। तो क्योटो प्रोटोकॉल केवल बाइंडिंग किसके लिए था? डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के लिए, राइट। तो इसमें एक टर्म आता है आपका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? यार एक बात बताओ, आप कोई देश को अगर बढ़ना है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट अभी हमारा मेजरली किसके ऊपर है? कोल के ऊपर है निर्भर। इंडिया में भी 60% लगभग कोयला, थर्मल पावर ही हमारे यहाँ बनता है। ठीक है, तो अगर कोई देश को बढ़ना है तो उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, कोयला जलाना पड़ेगा। कोयला जलेगा तो क्या होगा? एमिशंस निकलेंगी। अब कुछ देश, अगर मैं फेजेस की बात करूँ, ये फेज 1 है, ये पुराने टाइम की बात है, 1700 से लेके 1900s में। कुछ देश जैसे आपके यूएसए, आपका लेट्स से यूके, जर्मनी, ये कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने खूब सारा कोयला वगैरह फॉसिल फ्यूल्स जला के अपने देश को डेवलप बना लिया। बट ऐसे भी कुछ देश हैं जैसे इंडिया वगैरह, इंडिया हो गया आपका, अफ्रीकन नेशंस हो गई, जो कि अभी डेवलपिंग फेज में, इनको अभी जलाना है। तो अगर ये जो देश हैं ये बोलने लगे कि यार क्योटो प्रोटोकॉल को ना कंपलसरी कर दो सबके लिए, और एमिशन रिडक्शन हमको भी कम करना है होगा तो इनको भी कम करना होगा, तो ऐसे में तो फिर ये देश कभी डेवलप बन ही नहीं पाएंगे। तो कई लोग इसको कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं कि यार ये एक इनका डेवलप कंट्रीज का वो तरीका है कि डेवलपिंग कंट्रीज बढ़ नहीं पाए। बट उस पर हमें नहीं जाना है कि कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। इन्होंने बोला कि भाई इनके लिए, डेवलप कंट्रीज के लिए तो कंपलसरी है एमिशन रिडक्शन, डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ छूट मिल सकती है। तो एम तो कॉमन है हमारा एमिशन रिडक्शन, बट अलग अलग तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनका अगर डेवलप्ड कंट्रीज का एम है कि कोयला को कम करो, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस करो, तो डेवलपिंग कंट्रीज को बोलिए कि भैया आप लोग एक काम करो, आप रिन्यूएबल पे तो शिफ्ट नहीं कर सकते हो, आप एक काम करो पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ, राइट। इस टाइप की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह बांटी गई, इसी को बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ही जितनी भी हमने कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन मार्केट जो हमने बात की थी, मार्केट मैकेनिज्म वगैरह, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर
आपका एक आता है क्योटो के अंदर, पहला एक आता है आपका जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड आपका आता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और तीसरा है आपका एमिशन ट्रेडिंग। तो बेसिकली कुछ नहीं है, वो जो मैंने आपको बताया था पिछले लास्ट लास्ट लेक्चर में, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ऑफसेटिंग, वही सारी चीजें हैं। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में क्या है बेसिकली, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, इसमें कुछ कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जैसे एनएक्स बी पार्टी, राइट, जैसे एनएक्स बी कंट्रीज हो गई, ऐसे कुछ कुछ टर्म्स दिए गए हैं। ये कुछ नहीं है जो डेवलप्ड नेशन से, मान के चलो, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे के देशों में जाके ये कुछ कुछ काम कर सकते हैं जिससे एमिशन रिडक्शन हो। ओके, ठीक है। हर बड़ा देश, हर डेवलप्ड देश आपस में एक दूसरे के यहाँ जाके कुछ ऐसे काम कर सकता है जिससे एमिशन रिडक्शन। ऑलराइट, तो ये काम है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में, नाम से क्लियर है, जॉइंट। दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होगा, जो एनएक्सबी कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, वो डेवलपिंग में जाके कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे उनका एमिशन रिडक्शन हो। ठीक है, वहां पे अब देखो एमिशन रिडक्शन कैसे कर सकते हैं वो इस देश में जाके या तो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज लगा दिए, सोलर पार्क बना दिया रशिया ने इंडिया में आके, जर्मनी ने आके इंडिया में लेट्स से जियो थर्मल का कोई प्लांट लगा दिया, जिससे क्या होगा, हमारे एमिशन रिडक्शंस कम होंगे और उनको कुछ क्रेडिट्स मिल जाएंगे अपने देश में एमिशन करने की। ठीक है, तो वो सारी चीजें, और इसी में फिर कार्बन ट्रेडिंग वगैरह भी आ जाती है, एमिशन ट्रेडिंग, ऑफसेट ट्रेडिंग, जो हमने पिछले सेशन में किया था। तो ये बेसिकली मार्केट मैकेनिज्म है क्योटो प्रोटोकॉल का, जो कि इसमें हमने बात करनी थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस अभी आपको समझना है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल का, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था, दो फेजेस थे, एक 2008 से 12 क्योटो 1, और क्योटो 2 था आपका 2013 से 20। तो इसके बाद क्या भाई, इसके बाद क्या हमें एमिशन रिडक्शन नहीं करना है? करना है। तब हमारा आता है COP21 पेरिस। यहाँ पे जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मिली तो इन्होंने बोला कि भाई 2020 के बाद पेरिस एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, पेरिस क्लाइमेट डील भी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हर देशों ने अपनी अपनी कुछ टारगेट फिक्स किए, जिससे उसे बोलते हैं INDCs, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, जिसमें इंडिया ने बोला कि भाई हमने 40% जो एनर्जी है हम रिन्यूएबल सोर्सेज से या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से बनाएंगे, एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे लगभग 3 से 4 बिलियन टन का, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें ही टारगेट था भाई कि 175 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। तो ये कुछ टारगेट्स INDCs में इंडिया ने अपने पेरिस एग्रीमेंट में बोले कि ये करेंगे। तो ये 2020 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और पेरिस एग्रीमेंट आपका ईयर 2020 से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्योटो अब यहाँ पे खत्म है, ईयर 2020 तक क्योटो इज ओवर, नाउ पेरिस एग्रीमेंट इज कम इनटू फोर्स, राइट। तो ये सारी चीजें हैं आपकी क्योटो प्रोटोकॉल और UNFCCC के अंदर। तो जो मैं सीक्वेंस बोल रहा था, जो बच्चे आप सब पूछ रहे थे कि भाई UN कॉन्फ्रेंस हुआ था जो एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट का, जिसको हम बोलते हैं अर्थ समिट। ठीक है, अर्थ समिट ये हुआ 1992 में। क्रोनोलॉजी की जो बच्चे बात कर रहे थे, इसी में आपका अडॉप्ट हुआ UNFCCC, जो कि एक लीगली बाइंडिंग था 1994 में, ये इट केम इनटू फोर्स। इसी का पार्ट था आपका क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में अडॉप्ट हुआ और 2005 में ये इट केम इनटू फोर्स। और इसी का सीक्वेंस है आपका आगे का पेरिस अग्रीमेंट, जो कि ईयर 2020 से ये आपका लागू हो रखा है। इस सीक्वेंस की मैं बात कर रहा था, दिस रिलेटेड टू आपका ग्लोबल एमिशंस। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी, तो ये सीक्वेंस आप याद रखोगे, आप कभी नहीं कुछ भूलोगे। क्लियर? तो ये हमारी थी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड सारी चीजें। ऑलराइट, अब देखो कुछ आपके इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ फंड्स बता देता हूँ, जैसे आपकी ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी है।
ठीक है, तो ये भी प्रोवाइड करती है कुछ फंडिंग वगैरह आपके डेवलपिंग नेशंस में कि भाई ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड कुछ काम हो जाए। ठीक है, फिर ऐसे ही आपकी ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये आपकी ग्रीन एनवायरमेंट फैसिलिटी नहीं, ये ग्लोबल ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है। ठीक है, ये भी फंडिंग मैकेनिज्म वगैरह प्रोवाइड करती है। फिर आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया, राइट। ये बेसिकली फंडिंग मैकेनिज्म है अलग अलग प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ भी प्रोवाइड करना है रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड या फिर ऐसी चीज़ें जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो पाए, तो ये सब फंड्स आपके प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे मरीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट दी गई है। देखो, मरीन एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट आता है उनक्लोज, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो अगर आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, समंदर में इस टाइप के प्लास्टिक और अदर तरह तरह के पोल्यूशन होते हैं जो कि मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत खतरनाक है। तो इसके लिए भी बहुत सारी चीजें आपकी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले था आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, जो कि 1982 में आपका 1982 में अडॉप्ट किया गया। ओके, तो इसने क्या किया, इसने मरीन एरियाज को ना डिवाइड कर दिया। मरीन क्या, समंदर वाला एरिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डिवाइड किया। 5 जोन में, ठीक है, 5 जोन, जिसमें से क्या क्या नाम थे पांचों के। एक है आपका इंटरनल वाटर, दूसरा है आपका टेरिटोरियल सी, तीसरा है आपका कंटिगुअस जोन, चौथा है आपका EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड फिफ्थ वन इज द हाई सीज, राइट। और ये उनक्लोज इकलौता इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि मरीन मैरीटाइम स्पेसेस में स्टेट का जुरिडिक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका मैं मतलब बताता हूं आपको। ये देखो एग्जांपल के तौर पे, ये देख रहे हो, ये आपका लेट्स से ये लैंड है। ठीक है, यहाँ पे ये डिवीजन है, फिर यहाँ से देखो ये पानी चालू हो जाता है आपका। ठीक है, मानो ये इंडिया का कोस्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है और यहाँ से पानी चालू हो गया। तो स्टार्टिंग के 12 नॉटिकल माइल्स, ये वाला जो लिमिट है, इसे हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी। ये इंडिया का टेरिटोरियल सी है। ओके, लेट्स से ये हमारा बेस लाइन मान लेते हैं, ये हमारा ये बेस लाइन है। ओके, कुछ हमारा इंटरनल वाटर होगा। ठीक है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल आगे यहां तक मान के चलो, ये हमारा होता है टेरिटोरियल सी। क्लियर, और यहां तक हमारी कोस्टल स्टेट की सोवरेनिटी रहती है। मतलब लेट्स से केरला का कोस्ट है, तो इस लिमिट पे, इस एरिया पे, इस पानी के इस एरिया पे केरला का जुरिडिक्शन रहेगा। केरला इस पे सारी चीजें कर सकती है। ठीक है, और कुछ इनोसेंट पैसेजेस होते हैं, मतलब लेट्स से कोई पैसेंजर शिप को यहाँ से जाना है या कुछ करना है, तो फिर अलाउ किया जा सकता है। ऑलराइट, बाकी चीजों के लिए इस एरिया में कोई और शिप वगैरह नहीं एंटर कर सकती है। क्लियर, नेक्स्ट आपका आता है कंटिगुअस जोन, जो कि बेस लाइन से आपका 24 नॉटिकल माइल्स होता है। या तो अगर मैं बोलूं टेरिटोरियल लिमिट के फार्दर साइड से ये 12 नॉटिकल माइल एक्सटेंड करता है। बात बराबर है, ठीक है। और ये बेसिकली एक इंटरमीडियरी जोन होता है बिटवीन टेरिटोरियल सी एंड आपका हाई सीज के बीच में, ये गैप होता है। तो इसमें कोस्टल स्टेट के पास राइट रहता है कि ये प्रिवेंट कर सकता है और किसी को पनिश कर सकता है अगर इसमें घुसपैठिया कोई अंदर घुस रहा है या कोई अदर लॉ ब्रेक कर रहा है। क्लियर,
अच्छा, एक चीज याद रखना, ये टेरिटोरियल सी में ना केवल पानी में ही नहीं आप एंटर कर सकते, आप इसके एयर स्पेस में भी एंटर नहीं कर सकते हो। तो ये चीज याद रखिएगा। तो स्टेट अथॉरिटी, लेट्स से केरला का जो कोस्ट है, केरला की जो अथॉरिटी अगर यहाँ के आसमान में भी कोई घुस रहा है तो उसको वो पनिश कर सकते। बट कंटिन्यूअस जोन में केवल ओशियन सरफेस की हम बस बात कर रहे हैं, इसमें केवल ओशियन में घुसपैठ और ये सब इलीगल चीजें नहीं की जा सकती, राइट। चलिए, फिर आपका आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये बेस लाइन से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है, राइट। जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं वो सीवर्ड लगभग 200 नॉटिकल माइल बेस लाइन से उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो स्टेट है उसके पास पूरी राइट्स रहती हैं कि भाई इस एरिया को वो, इस समंदर को वो एक्सप्लोर कर ले, इसको एक्सप्लॉइट कर ले, ठीक है। कुछ चीज ढूंढनी है वो कर सकता है, राइट। एनर्जी प्रोडक्शन, ये सारी चीजें स्टेट वहां पे कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। कोई और दूसरा आके इसमें, दूसरा देश के लोग इसमें एक्सप्लोरेशन वगैरह नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये कोस्टल स्टेट को राइट नहीं देता है कि किसी के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रोक सके। अगर कोई शिप आ रहा है तो यहाँ पे अगर अंदर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इसको सजा दे देगी या अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है हाई सीज। इस एरिया के बाद ये जो एरिया है आपका, ये पूरा ये हाई सीज है। ये मतलब कॉमन है, ये किसी भी देश का नहीं है, ये आपका कॉमन, लेट्स से कॉमन हेरिटेज बोल लो फॉर ऑल मैनकाइंड। तो ये कुछ डिवीजन किए आपको, इतना या मतलब सबकी डिटेल्स याद करने की जरूरत नहीं, बट बेसिक चीजें सबके बारे में पता कर लें कि याद रखें कि टेरिटोरियल सी क्या होता है आपका, एक कंटिगुअस जोन क्या होता है, ऑलराइट। ईजेड क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज अलाउड है, कौन सी नहीं अलाउड है। बस इतना सफिशियंट रहेगा आपको उन क्लोज से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट था आपका लंदन प्रोटोकॉल। तो देखो, अगर हम मरीन पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, लंदन प्रोटोकॉल। तो अब लंदन प्रोटोकॉल क्या है? तो ये बेसिकली कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन, कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट। इसी को लंदन कन्वेंशन भी बोला जाता है, या शॉर्ट में बोलते हैं LC72, बिकॉज ये आपका 1972 के अराउंड ये अडॉप्ट किया गया, ठीक है। बेसिकली समंदर में लाके चीजों को डिस्पोज करना, या फिर अगर कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है तो डिलिबरेटली आप वहां पे उसको लाके समंदर में उससे चीजों को डंप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर ये कन्वेंशन है, ये 1975 में फोर्स में आ गया था, ऑलराइट। और अभी 2000 लेट्स से 20 के अकॉर्डिंग लगभग 90 के अराउंड कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है लंदन प्रोटोकॉल या लंदन कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, मरीन पोल्यूशन को रोकने से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपसे मैच द फॉलोइंग वगैरह पूछी जा सकती हैं, क्लियर। चलिए, अब इसमें क्या होता है कि एक बार शिप्स वगैरह से लीकेज और अदर एक्ट चीजें होने लगती हैं। अब उससे लेके रिलेटेड एक और आपका कन्वेंशन है मरीन पोल्यूशन, मारपॉल जिसे बोलते हैं, ओके। मारपॉल कन्वेंशन, ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मारपॉल नाम से शॉर्ट फॉर्म है मरीन पोल्यूशन, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। जहाजों से जो गंदगी निकलती है, जो पोल्यूशन होता है, उसको रोकने के लिए मारपॉल बनाया गया है। लंदन प्रोटोकॉल आपका वेस्ट वगैरह डंप करने से रिलेटेड था, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे इसको,
ठीक है, ये 1973 में अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर लगभग 6 एनेक्जर्स हैं। तो भाई शिप से आप कोई गार्बेज नहीं फेंक सकते, शिप से आप कोई सीवेज नहीं फेंक सकते, कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं फेंक सकते, कोई लिक्विड टॉक्सिक लिक्विड नहीं डाल सकते, ऑयल पोल्यूशन नहीं कर सकते, ऐसे करके 6 इसमें वो चीज़ें मेंशन की गई हैं। राइट, तो ये आपका पोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये जो ट्रीटीज के मैंने नाम बताए किससे रिलेटेड है, क्या एम है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको नोट्स में नहीं भी मिले तो कोई इशू नहीं, इसमें आप एटलीस्ट नोट डाउन कर लें किससे रिलेटेड है, क्या क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, तो ये था आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ नेशनल लेवल की एक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। जिसमें पहले आता है, सबसे पहले अगर मैं कुछ एक्ट्स की बात करूं, एक्ट्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन्हीं एक्ट्स के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज भी बनी है। तो जैसे आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गई, एंड ST/SC प्रिवेंशन ऑफ सॉरी आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, इसको हम एक और चीज़ में बोलते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। और ये इतने इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इस पे आपको हर साल क्वेश्चन मिलता है। लास्ट लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था आपका इसके ऊपर, वाटर एक्ट या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस एक्ट के थ्रू बना है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे अक्सर आते ही रहता है। क्लियर, 2018 देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो ये हर साल आपको इस पे एक नए क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए एक एक करके सबके बारे में थोड़े थोड़े बेसिक चीजें जान लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इन सब में। ठीक है? तो भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो मैंने आपको करा रखा था। क्लियर, इसमें आपके जो भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, ये सब बनाने की बात की गई थी। क्लियर, और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आप सबने पता है कि भाई DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मेंशन किया गया है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग शेड्यूल मेंशन है। शेड्यूल 1 है, जैसे उसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट स्पीशीज जैसे टाइगर वगैरह, उनको प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, जैसे शेड्यूल 6 में जो इसका है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्पेसिफाइड प्लांट्स हैं, प्लांट्स जिनको प्रोटेक्शन दी गई है, शेड्यूल 5। ठीक है, इनको प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। क्वेश्चन आया था UPSC 2017 में, टाइगर इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1, सही स्टेटमेंट था। जो भी एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वो शेड्यूल 1 में है। तो प्रोटेक्शन लेवल है शेड्यूल 5 में आपका प्लांट रिलेटेड है। शेड्यूल 6 में आपका कुछ स्पेसिफाइड प्लांट्स हैं जिनका नाम दिया गया, जिनको प्रोटेक्शन देनी। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में था। पूरा एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ मेजर जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो आइडिया होना चाहिए कि इसमें मेजर इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। नेक्स्ट आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986। ठीक है, ये भी अगेन आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 48 है, उस पर बेस्ड है सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है कि भाई अप्रोप्रिएट मेजर लेना है पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। पोल्यूशन वगैरह है तो उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेजर दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें पावर। ठीक है, हजार्डस सब्सटेंस उसको हैंडल करने के लिए। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शन इशू कर सकती है कि भाई किस टाइप का प्रोसेस होना चाहिए, किस टाइप का प्रोहिबिशन होना चाहिए इंडस्ट्रीज के ऊपर। ये सारी चीज़ें इसमें पावर पूरी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो एक्ट है ना, ये सिविल कोर्ट्स को डिबार करता है एनी टू एंटरटेन एनी केस इन ऑन दिस रिगार्ड। अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड कोई भी केसेस है तो सिविल कोर्ट्स उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें दी गई थी। फिर आपका एयर एक्ट और वाटर एक्ट है, अगेन उसी से रिलेटेड है, सारी चीजें एनवायरमेंट रिलेटेड ही हैं ये सब, प्रोटेक्शन कर देने के लिए आपको।
तो इनके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यार ये चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती, खासकर ये जो दो एक्ट हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और ये सारी चीजें। क्लियर? अब देखो वाटर एक्ट जो 1974 का है, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर एक इतनी लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, वाटर बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो जो स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 का था, उसमें भी मैंडेट दिया गया था कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की चीजें उसमें मेंशन की जाए। क्लियर? जो वाटर प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर एक्ट का पूरा नाम है, अलग से मैं मेंशन कर देता हूं, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये पूरी एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें यूपीएससी के लिए, कुछ मेजर चीजें आपको इसमें पता होना चाहिए। तो ये 1977 में इसको इनेक्ट किया गया, ठीक है। तो इसमें वो मेंशन किया गया था कि सेस कलेक्ट कर सकते हैं ऑन वाटर कंज्यूम बाय पर्सन या ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो कि कुछ प्रोडक्शन कर रही है, तो उनसे ये सेस कलेक्ट करने की पावर दी गई। क्लियर? इसमें स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को बनाने की बात की गई और फैक्ट्रीज से क्या क्या एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं उसको रेगुलेट करने की इसमें मांग की गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें वाटर एक्ट के लिए थी। इसमें जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, अभी हम बात करेंगे, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसी एक्ट के थ्रू आपका बना था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वाटर एक्ट 1974 के तहत ये आपका एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बना था और यही क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2019 में आपका, आई थिंक 2020 में था, 2019 या 20 किसी एक ईयर, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था स्टेटमेंट के फॉर्म में। क्लियर? तो जो प्रिंसिपल फंक्शन आपका सीपीसीबी का है, अभी हम देखेंगे जो जो इन एक्ट्स के तहत बहुत सारी बॉडीज बनी थी, तो उसमें सीपीसीबी भी एक एक्ट बॉडी बनी थी। तो एयर, वाटर, इसमें जो पोल्यूशन हो रहा है उसको देखने के लिए, उसमें काम करने के लिए, कि क्लीनलीनेस प्रमोट करने के लिए आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया। ओके, ये चीज थी। नेक्स्ट था आपका एयर एक्ट। एयर एक्ट 1981, ये भी वही था, हार्मफुल एलिमेंट जो एटमॉस्फेयर में है उनको कम करना, क्योंकि अगर रिसेंट आपने अलग अलग जो रिपोर्ट्स आई थी, जैसे क्लाइमेट चेंज इंडेक्स आपका था, उसमें बताया गया था कि इंडिया में बहुत सारी सिटीज हैं जो पोल्यूशन लेवल में टॉप में आ रही हैं, जिसमें मुरादाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गई, काफी ज्यादा ये ऊपर आ रही थी एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। तो इन पोल्यूशन को रोकने के लिए एयर एक्ट वगैरह को बनाया गया। तो इसमें एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं इस पूरे एक्ट में डिफाइन किया गया है कि भाई एयर पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं, राइट। ये सारी सीपीसीबी को पावर दी गई है कि भाई आपको कंट्रोल करना है, रिसर्च वगैरह जो भी करना है, चीज़ों को कंट्रोल करना है, ठीक है। पेनाल्टीज वगैरह इसमें मेंशन्ड है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं, बट हाँ इसमें एक एक्ट में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। क्लियर? चलिए, फिर आपका आता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2002। अच्छा, अब एक चीज देख रहे हो, जितनी भी एक्ट्स बनाई गई हैं, तो अगर आपने एक चीजें अभी अगर सही से पढ़ रहे हो, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हम जिस जिस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन हो गया, उसको दूर करना है, तो यार हमने बना दिया एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हमको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करना है तो हमने बना दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट बना दी। तो ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है? ये एक लीगल एनफोर्समेंट दिया जा रहा है, वरना अगर हमें उस प्रोटेक्ट करना होता, हम बोल दिए कि हायर प्रोटेक्शन करना, तो कोई लोग करता नहीं करते।
लोग पानी को गंदा कर रहे होते हैं, बट अब इसके पीछे एक लीगल बैकिंग है, तो लोग डरेंगे यार अगर हमें गंदा किया तो हमें सजा हो सकती है। तो ये बेसिकली लॉ का एक अच्छा रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, तो याद है ना, एक हम लोग जो पढ़ते हैं एथिक्स और लॉ में डिफरेंस, एथिक्स और लॉ में डिफरेंस यही होता है। ये सब आप लोग पढ़ेंगे एथिक्स की क्लास में। एथिक्स क्या होता है कि भाई हमें सोचना चाहिए कि हमें गंदा नहीं करना है, अंदर से फील आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप एथिक्स में सोच लिए, मतलब आपने सोच लिया कि नहीं है मैं तो गंदा करूंगा, तो आपको कोई सजा वजा नहीं होने वाली। लेकिन लॉ में क्या है, लॉ में अगर आपने सोच लिया कि मैं गंदा कर रहा हूं, ठीक है, और आपने जाके गंदा कर दिया तो आपको सजा होगी। ठीक है, अब देखो एथिक्स में क्या चीज है, एथिक्स में अगर बस आप मन में सोच रहे ना कि मैं चीजों को पल्यूट करूंगा, तो वो अनएथिकल हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने बस मन में भी सोच लिया ना कि यार मैं चीजों को गंदा करूंगा, बर्बाद करूंगा, वो बहुत ही अनएथिकल हो गया, वो एथिक्स नहीं होता है। लेकिन आप मन में सोच लिया ना कि यार मैं इस पानी को गंदा कर दूंगा, तो वो इलीगल नहीं कहलाएगा। लॉ आपका एक्शन से रिलेटेड रहता है, एथिक्स आपका एक्शन एंड थिंकिंग दोनों से रिलेटेड रहता है। राइट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये देखो सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग कहीं ना कहीं आता है, और इसी से रिलेटेड आपका पूरा एक एनवायरमेंटल एथिक्स पूरा पोर्शन है। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, केस स्टडीज वगैरह बहुत सारे। राइट, तो नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट आपका 2002 में बनाया गया। ठीक है, और ये किसके तहत बनाया गया, आपका जो यूएन कन्वेंशन हुआ था, याद आ रहा है, यूएनसीईडी में एक आपका बहुत बड़ा आउटकम था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ध्यान में रखते हुए आपका नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 फ्रेम किया। ठीक, तो इसमें अलग अलग लेवल पे बॉडीज बनाई गई, जिसमें आपका नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई, जो सारी चीजें देखेगी नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे भी बनाई गई स्टेट आपका बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, एसबीए जिसे बोलते हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये आपका बनाया गया, जो सारी ओवरसाइट और ये इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की चीजें करेगी। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच में इसको काम में लगाया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई थी। चलिए, लास्ट है आपका एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, एफआरए। फॉरेस्ट राइट्स क्या मतलब होगा, किसकी फॉरेस्ट की राइट्स? भाई फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल्स रहते हैं, मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, ये पेड़ लगे हुए हैं, जंगल है, इसमें ट्राइबल्स रह रहे हैं। मैं एक कंपनी हूँ, लेट्स से XYZ। मुझे पता चला कि इस फॉरेस्ट में ना यहाँ पे कोयला बहुत है, मुझे यहाँ पे आयरन एंड स्टील प्लांट लगाना है। मैं गया यहाँ पे पूरे जंगल काट दिया, इन ट्राइबल्स को भगा दिया, और यहाँ पे मैं अपनी इंडस्ट्री सेटअप करके काम कर रहा हूँ। तो क्या ये सही चीज़ है? नहीं। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, अगर आपको आपके घर से कोई भगा दे, ठीक है, और उसको हथियार दे, कैसा लगेगा? रिवोल्ट में आ जाओगे आप। तो हिस्ट्री में अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपने देख पढ़ी होगी, बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे, ये इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने जंगल में घुसे, उन्होंने लोकल लोगों को हटाया, और वहाँ पे अपना स्टैब्लिशमेंट या फिर जो भी कमर्शियल एक्टिविटी वो करने लगे। तो कुछ ट्राइबल्स हैं, ऐसे कुकी मूवमेंट या फिर जो भी आपके अदर मूवमेंट थे, वो यहाँ पे स्टार्ट हुए। वो ट्रेडिशन चलते रहा, चलते, और आज के टाइम पे भी बहुत सारे जो हमारे ट्राइबल्स रहते हैं, जो इनका एक यूनिक कल्चर होता है, वो बहुत सफ़र करते हैं। तो उनकी राइट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, वहाँ पे फॉरेस्ट में उनकी राइट्स को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज को मैनेज किया गया। अब ऐसे नहीं कोई भी जाके जंगल काट देगा और उन लोगों को भगा देगा, ऐसी चीज़ नहीं हो सकती है। इसमें जो भी वहाँ पे रहने वाले ट्राइबल्स हैं, उनकी पूरी एरिया को, उनकी ट्रेडिशनल लैंड होल्डिंग राइट्स को एकदम अपहेल्ड किया गया है। वो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं, उनकी कमर्शियल वैल्यू उनको मिले, ये सब चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए, ये सारे एक्ट्स हमने कर लिए। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हर चीज़ में क्या आ रहा है।
कोई मेजर अमेंडमेंट्स इनके अंदर हुए हैं आपको अगर करंट अफेयर्स में है तो वो ज़रूर इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको पूरी एक्ट याद करने की जरूरत नहीं, बस इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। चल, अब देखो इन्हीं एक्ट के थ्रू ना कुछ कुछ बॉडीज बनी थी। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आपका एनजीटी एक्ट, तो एनजीटी एक्ट 2010 के तहत आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना, पार्लियामेंट ने बनाया है। राइट, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये इनका काम क्या है, ट्रिब्यूनल है भाई। एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी केसेस होंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड केसेस, उनको सॉल्व करना। राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, उसके तहत पर्सनल लिबर्टी, सिटीजन्स को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। क्लियर, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनका काम। ठीक, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो एनवायरमेंटल मैटर्स जो भी हैं उसको स्पीडली उसको डिलीवर करना, जस्टिस डिलीवर करना, ताकि जो हायर कोर्ट्स हैं उन पे लिटिगेशन कम हो पाए, उनका बर्डन थोड़ा कम हो पाए। एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस को ये लोग देख लेते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारे हायर कोर्ट्स हैं उनका बर्डन थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये जो आपका जो ट्रिब्यूनल है, इट इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो इस पे लागू नहीं करे जाएंगे। ठीक है, और ये पूरा चीज़ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उस पर ये पूरा आपका फाउंडेशन बना हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें थी। सेकंड है आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया सीपीसीबी, ये किस एक्ट के तहत बना था, वाटर एक्ट 1974, इस एक्ट के तहत बना था। और इसका एम क्या है भाई, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इनको कम करना, इस पे ध्यान रखना। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है और पूछ सकता है। देन वी हैव द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बना हुआ है और इसका चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है। देन वी हैव नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत बना है। इसकी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सजा देने की सारी चीज़ें। देन आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज वगैरह हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, और इन पे अक्सर क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इनका नाम, ये सारी जैसे जैसे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्लियर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर बनी है। वाइल्ड लाइफ आपका प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का एक अमेंडमेंट हुआ था सन 2006 में, जिसके तहत ये आपकी ऑपरेशनल हुई। ठीक है, इनका काम क्या है भाई, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम को कम करना, इलीगल हंटिंग, ठीक है, पोचिंग, ये सारी चीजों को रोकना इनका एम है। ठीक है, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब किसी एक्ट के, पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत ये सारी चीजें बनी हुई। तो ये क्लियर हुआ आप सबको, कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको इन सब के बारे में पता होनी चाहिए। राइट, और देखो इन सब का तो विकीपीडिया पेज है, बहुत इजीली आप सर्च करोगे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको उतना पूरा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है इनको। कुछ कुछ मेजर जो इनके फंक्शंस हैं, इनके रोल्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका चेयरमैन कौन होता है, कौन नहीं होता है, क्लियर, किस एक्ट के तहत बना, सबसे इंपॉर्टेंट है विच एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे। देखो ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम सबको कवर नहीं कर सकते कि एक एक करके हम सारे ऑर्गेनाइजेशन कवर करें, वो फिजिबल भी नहीं रहेगा और उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। तो हम ऐसी चीज़ें को कवर करेंगे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल की हैं और उनको हमने बहुत अच्छे से कवर किए। ठीक है, तो उनको आप अच्छे से रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको ज़रूर सॉल्व करें एनवायरमेंट रिलेटेड।
तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि यार यूपीएससी वगैरह में चीज़ें कैसी आ रही हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इसमें जो भी करंट डेवलपमेंट है, आपने करंट अफेयर्स में कहीं भी कोई चीज़ें इनसे रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ी है, ट्राई टू नोट इट डाउन इसी पर्टिकुलर स्टैटिक पोर्शन के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसमें ये चीज़ें ऐड की गई हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर योर एनवायरमेंट इकोलॉजी सिलेबस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरा फोकस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा रहा है, चीज़ों को इन डिटेल बताने के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की हो गई होंगी, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी जितनी भी एज पॉसिबल चीज़ें की जा सकती थी हमने की हैं, ठीक है। अब आपका काम है इन चीज़ों को रिवाइज करना, क्वेश्चन इस पे सॉल्व करना, टेस्ट देना, और अपनी तैयारी को इससे आप पता लगा सकते हैं कि मुझे कितना आ रहा है, राइट। चलिए, अब आपसे मैं अगले सेशन में मिलता हूँ, और एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझसे ऐसे पूछ सकते हैं। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।